सोचिए कोई व्यक्ति अपने कमरे की खिड़की से बाहर का एक बहुत सुंदर दृश्य देखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। लेकिन उस खिड़की के शीशे पर सालों से धूल, मिट्टी और धुएं की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि बाहर का कुछ भी साफ नहीं दिखता। मतलब आकृतियां एकदम धुंधली हो गई हैं। बिल्कुल, रंग पूरी तरह छुप गए हैं। बाहर शायद एक बेहद खूबसूरत सुबह है, लेकिन अंदर उस व्यक्ति को लग रहा है कि सब कुछ ग्रे और उदास है। और मजे की बात देखिए कि लोग अक्सर बाहर के उस धुंधले दृश्य को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। सही बात है। कोई इस बात पर विचार ही नहीं करता कि शायद समस्या बाहर के दृश्य में नहीं बल्कि उस शीशे पर जमी धूल में है। और जीवन भर लोग उसी धुंधली दृष्टि के साथ फैसले लेते हैं। एकदम सही। वो उसी के आधार पर रिश्ते बनाते हैं और अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द खड़ी कर लेते हैं। तो आज की इस ज्ञानवर्धक और गहन चर्चा में हम सबका स्वागत करते हैं। बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी खिड़की को साफ करने की बात करने वाले हैं। हमारी इस पूरी चर्चा का आधार अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत किए गए शोध और विचार हैं। जी। उन्होंने गायत्री चैतन्य के दर्शन और विज्ञान पर जो अत्यंत गहराई से काम किया है, आज हम उसी को डिकोड करेंगे। और हमारा मिशन ये समझना है कि मानव बुद्धि को कैसे परिष्कृत करके उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जब हम गायत्री चैतन्य की बात कर रहे हैं तो हम किसी सामान्य कर्मकांड या केवल एक धार्मिक प्रार्थना की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सही कहा। अनीता अरविंद सराफ के शोध से ये एकदम साफ होता है कि ये मन रूपी खिड़की से धूल हटाकर उसे एक स्वच्छ पारदर्शी दर्पण बनाने की एक वैज्ञानिक तकनीक है। एक तरह से ये हमारी चेतना को अपग्रेड करने का एक टूल है। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक तकनीक। तो चलिए सीधे इस टूल के सबसे पहले हिस्से पर आते हैं। गायत्री चैतन्य का जो सबसे मूल उद्देश्य बताया गया है वो है धी शक्ति को जागृत करना। धी शक्ति, हाँ। अब आम बोलचाल में जब हम बुद्धि या इंटेलेक्ट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत स्कूल कॉलेज के मार्क्स आते हैं। हाँ, बहुत सारी किताबें पढ़ लेना। हाँ, या जिसे हम IQ कहते हैं, वो विचार आता है। लेकिन जब हम इस दर्शन में गहराई से उतरते हैं तो समझ आता है कि ये धी शक्ति तो IQ से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। बहुत बड़ी। देखिए, IQ तो इस धी शक्ति का शायद एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। सूचनाओं को रट लेना या गणित के सवाल तेजी से हल कर लेना, वो एक अच्छी क्षमता है। हाँ, क्षमता है, लेकिन वो धी नहीं है। धी शक्ति एक समग्र बहुआयामी शक्ति है। मतलब मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल। इसमें कई चीजें एक साथ एक सिम्फनी की तरह काम करती हैं। उदाहरण के लिए इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल है, यानी अपने और दूसरों के भावों को समझना। एकदम सही। और इसमें चीजों के असली अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता है, जिसे मेधा कहा जाता है। अच्छा, यानी केवल शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे के अर्थ को पकड़ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इसमें निश्चयात्मक वृत्ति होती है। निश्चयात्मक वृत्ति, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक बार जब सत्य समझ में आ गया तो उस पर टिके रहने की ताकत। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि कई बार एक बहुत ही हाई IQ वाला व्यक्ति, जो किसी कंपनी का बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, बिल्कुल, वो एक छोटी सी परेशानी आने पर अपने कर्मचारियों पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। अरे हाँ, ऐसा तो बहुत देखने को मिलता है। उसका IQ ज्यादा हो सकता है लेकिन उसकी धी शक्ति सोई हुई है, क्योंकि उसमें संतुलन और सही निर्णय लेने की उस स्थिरता की कमी है। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। इसका मतलब है कि धी शक्ति केवल ये नहीं जानती कि क्या करना है, बल्कि वो यह भी जानती है कि उसे किस नीयत और किस भावना के साथ करना है। क्या बात है। और इसी बड़े बदलाव के कारण धी शक्ति के पूरी तरह से विकसित होने को एक द्वितीय जन्म कहा गया है। द्वितीय जन्म यानी दूसरो जन्म। हाँ, हमारा पहला जन्म एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन जब ये धी शक्ति जागृत होती है तो हमारी चेतना का एक नया जन्म होता है। मतलब दुनिया वही रहती है लेकिन उसे देखने वाला बदल जाता है। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक जन्म है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आता है। जी बताइए। अगर ये धी शक्ति इतनी पावरफुल है, एक इंसान को पूरी तरह से बदल सकती है, तो गायत्री चैतन्य में दिए गए केवल कुछ शब्दों के उच्चारण से ये कैसे जाग सकती है? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, केवल कुछ ध्वनियां पैदा करने से हमारी चेतना या हमारा नर्वस सिस्टम कैसे बदल सकता है? इसके पीछे का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? ये हर उस इंसान के मन में आता है जो इसे पहली बार सुनता है, और इसका जवाब गायत्री चैतन्य के पीछे छिपे ध्वनि विज्ञान या अकुस्टिक्स में मिलता है। अच्छा। यहाँ सारा खेल शब्दों के अर्थ का नहीं बल्कि उन विशिष्ट ध्वनियों के उच्चारण से पैदा होने वाले वाइब्रेशंस का है। वाइब्रेशंस का शरीर पर असर? हाँ, इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखते हैं।
जब इन विशिष्ट ध्वनियों को एक खास लय में बोला जाता है तो वो शरीर के अंदर एक खास फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं। ठीक है। ये कंपन हमारे शरीर की वेगस नर्व को उत्तेजित करते हैं। वेगस नर्व हमारे दिमाग से लेकर पेट तक जाती है। तो जब ये नर्व इन वाइब्रेशन से रिलैक्स होती है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा शांत हो जाता है जो हमेशा डर और तनाव में रहता है, जिसे एमिग्डाला कहते हैं। अरे वाह। और इसके साथ ही हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो तार्किक सोच, गहरी समझ और एम्पैथी का केंद्र है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये तो सीधा बायोलॉजी और फिजिक्स है। एकदम। ध्वनि तरंगे शरीर के अंदर फिजिकल और केमिकल बदलाव कर रही हैं। बिल्कुल। जैसे सिमेटिक्स में हम देखते हैं कि कैसे ध्वनि की तरंगे रेत या पानी के कणों को एक सुंदर आकार में ढाल देती हैं। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट काफी मशहूर है। उसी तरह गायत्री चैतन्य के ये कंपन हमारे नर्वस सिस्टम के भीतर उलझे हुए न्यूरल पाथवेज को एक व्यवस्थित और शांत अवस्था में ला देते हैं। और यही वो जमीन है जहाँ धी शक्ति अंकुरित होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये मैकेनिज्म वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक ध्वनि हमारे तंत्रिका तंत्र का ताला खोल सकती है। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि ये धी शक्ति जाग गई, तो ये इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे कंट्रोल करती है? इसके लिए अनीता अरविंद सराफ ने रथ और सारथी का एक बहुत ही शानदार रूपक दिया है। हाँ, वो मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगा। रथ और सारथी का ये रूपक केवल एक कहानी नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान का सबसे बेहतरीन नक्शा है। इसे थोड़ा समझाएं। गायत्री चैतन्य के अनुसार ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये एक रथ है। ठीक है। हमारी पांचों इंद्रियां, आंखें, कान, जीभ, त्वचा, नाक, ये इस रथ को खींचने वाले बहुत ही ऊर्जावान और बेकाबू घोड़े हैं। बिल्कुल बेकाबू। और हमारा मन इन घोड़ों को काबू करने वाली लगाम है। और इस लगाम को थामने वाला जो सारथी है, वो हमारी बुद्धि या हमारी धी शक्ति है। अगर हम इसे आज की जिंदगी से जोड़ें, तो मान लीजिए हम अपने फोन पे काम करने बैठे हैं। हाँ। अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। हमारी आंखें और हमारा दिमाग, जो कि घोड़े हैं, तुरंत उस नोटिफिकेशन की तरफ भागना चाहते हैं। बिल्कुल भागते हैं। अगर मन रूपी लगाम ढीली है, तो हम अगले 2 घंटे तक सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रह जाएंगे। और यहीं सारथी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अगर वो सारथी कमजोर है या सो रहा है, तो घोड़े रथ को किसी भी खाई में गिरा देंगे। आज की दुनिया में तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा। हर तरफ से हमारी इंद्रियों को खींचने वाली चीजें मौजूद हैं। जंक फूड है, मनोरंजन है, गुस्सा दिलाने वाली खबरें हैं। हाँ, एक कमजोर सारथी तो तुरंत सरेंडर कर देगा। लेकिन जब सारथी धी शक्ति से संपन्न होता है, तो उसके पास 3 विशेष शक्तियां होती हैं। वो 3 शक्तियां कौन सी हैं? पहली है ज्ञान शक्ति, यानी ये स्पष्ट रूप से जानना कि मेरे लिए इस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। दूसरी है इच्छा शक्ति या विल पावर, उस सही काम को करने का एक मजबूत संकल्प होना। और तीसरी है क्रिया शक्ति, उस ज्ञान और संकल्प को वास्तव में एक्शन में बदलना। ये बहुत अहम है। कई लोगों के पास ज्ञान होता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, इच्छा भी होती है कि कल से उठेंगे, लेकिन क्रिया शक्ति नहीं होती। अलार्म बजता है और वो वापस सो जाते हैं। बिल्कुल। धी शक्ति इन तीनों का एक परफेक्ट तालमेल है। ये तो ऐसे हुआ जैसे गायत्री चैतन्य की साधना उस सारथी को कोई पावरफुल एनर्जी ड्रिंक दे रही हो। एक तरह से हाँ। मुझे यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प लगती है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों से बचने के लिए शॉर्टकट मांगते हैं। बिल्कुल, कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए या मेरा प्रमोशन हो जाए। लेकिन यहाँ सांसारिक सुख मांगने के बजाय केवल बुद्धि की प्रखरता मांगी जा रही है। हाँ। ये तो बिल्कुल वैसा है कि आप किसी से रोजाना खाने के लिए एक मछली मांगने के बजाय उससे मछली पकड़ने का तरीका सीख रहे हैं। यह तुलना 100% सही बैठती है। जिंदगी की परिस्थितियां तो हर दिन बदलेंगी। आज जो समस्या है, कल कोई नई समस्या होगी। अगर आप किसी एक परिस्थिति के लिए समाधान मांगेंगे, तो कल फिर खाली हाथ खड़े होंगे। सही बात है। लेकिन अगर आपका वो टूल, आपका वो सारथी ही इतना तीक्ष्ण और शक्तिशाली हो जाए, तो चाहे जंगल का रास्ता हो या पहाड़ की चढ़ाई, वो सारथी रथ को सुरक्षित निकाल ही लेगा। गायत्री चैतन्य इसी परम आत्मनिर्भरता को विकसित करने पर केंद्रित है। अब जब सारथी इतना सशक्त हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा। दुनिया वैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती होगी जैसी एक आम इंसान को दिखती है। नजरिए में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इसे समझने के लिए गायत्री चैतन्य में सृष्टि को देखने के 2 नजरियों की बात की गई है। वो 2 नजरिए क्या हैं? पहला है स्थूल सूर्य को देखना।
स्थूल का अर्थ है भौतिक। जी। ये वो सामान्य नजरिया है जहां हम सिर्फ उसे मानते हैं जो हमारी आंखों को दिखता है। जैसे आकाश में चमकता हुआ सूरज जो गर्मी और रोशनी देता है। हाँ, यानी जो सतह पर है बस वही सच है। जैसे किसी व्यक्ति की गाड़ी या कपड़े देखकर उसकी सफलता का अंदाजा लगाना। एकदम सही। जी। ये स्थूल नजरिया है। लेकिन साधना का असली लक्ष्य इस सतह से बहुत गहरा उतरना है। अच्छा। यहाँ से शुरुआत होती है सूक्ष्म सूर्य की, जिसे इस दर्शन में सविता कहा गया है। सविता? हाँ, सविता कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड की अदृश्य जीवन शक्ति है। इसे ऐसे देखिए, एक आम इंसान मिट्टी में पड़े एक निर्जीव बीज को देखता है। ठीक है। लेकिन एक विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर सकता है जो उस छोटे से बीज के अंदर काम कर रही है, जो उसे एक विशाल पेड़ बनने के लिए प्रेरित कर रही है। बिल्कुल, वो सृजनात्मक शक्ति ही सविता है। ये तो नजरिए का एक बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन एक सेकंड, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत गंभीर चिंता आ रही है। जी बताइए। इतिहास गवाह है कि कई अत्यंत कुशाग्र और तेज बुद्धि वाले लोगों ने दुनिया में भयंकर विनाश किए हैं। ये सच है। चाहे वो बड़े बड़े युद्ध हों या वित्तीय घोटाले, ये सब कोई बेवकूफ इंसान नहीं करता। इसके पीछे एक बहुत ही तेज दिमाग होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि केवल बुद्धि का तेज होना तो मानवता के लिए खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, अगर वो सही दिशा में ना हो। तो गायत्री चैतन्य ये कैसे सुनिश्चित करता है कि ये जो धी शक्ति इतनी तीक्ष्ण हो रही है, ये सही दिशा में ही काम करे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर आकर गायत्री चैतन्य का असली विज्ञान सामने आता है। केवल बुद्धि को तेज करना इसका लक्ष्य है ही नहीं। तो फिर क्या लक्ष्य है? ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे प्राथमिक काम बुद्धि के किल्विश को नष्ट करना है। किल्विश? इसका यहाँ क्या अर्थ है? किल्विश का मतलब है हमारी बुद्धि में जमा कचरा, जैसे स्वार्थ, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, लालच और पाप के विचार। अच्छा। जब तक दिमाग में ये किल्विश मौजूद है, तब तक बुद्धि का तेज होना सचमुच एक अभिशाप है। इसे एक तेज धार वाले सर्जिकल चाकू से समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर वो चाकू किसी अपराधी के हाथ में है तो वो घातक है, लेकिन अगर वही तेज चाकू एक कुशल सर्जन के हाथ में है तो वो जीवन रक्षक है। तो समस्या उस चाकू की धार में नहीं है, बल्कि उस हाथ में है जो उसे पकड़े हुए है। एकदम सटीक। गायत्री चैतन्य की प्रक्रिया सबसे पहले उस हाथ को, उस नियत को साफ कर रही है। ये साधना बुद्धि का गहन शुद्धिकरण करती है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे कंपन गहरे होते हैं, व्यक्ति के दिमाग से स्वार्थ के न्यूरल सर्किट कमजोर होने लगते हैं और उनकी जगह करुणा, सत्य और प्रामाणिकता लेने लगते हैं। यानी बिना सफाई के बुद्धि की तीक्ष्णता केवल विनाश लाती है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि ये शुद्धिकरण पूरा हो गया, सारा किल्विश नष्ट हो गया, तो वो जो अंतिम अवस्था होगी वो कैसी होगी? जब बुद्धि से स्वार्थ और भ्रम के सारे बादल छंट जाते हैं, तो जो चेतना बचती है उसे गायत्री चैतन्य में ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम दिया गया है। ऋतंभरा प्रज्ञा? ऋत का अर्थ है शाश्वत सत्य। ऋतंभरा प्रज्ञा वो बुद्धि है जो केवल और केवल सत्य को धारण करती है। मतलब उसमें कोई पूर्वाग्रह या भ्रम नहीं होता? बिल्कुल नहीं। हमने शुरुआत में जिस धूल भरी खिड़की की बात की थी, ऋतंभरा प्रज्ञा वो स्थिति है जब शीशे से धूल का आखिरी कण भी हट चुका है। इसे मैं आज के युग के एक उदाहरण से जोड़ता हूँ। जी। हमारी सामान्य बुद्धि आज के एक गूगल सर्च की तरह काम करती है, जहां लाखों सही गलत परिणाम, विज्ञापन और फेक न्यूज एक साथ आते हैं। हाँ, और वो सारा शोर हमें कंफ्यूज कर देता है। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा एक सटीक वैज्ञानिक उपकरण की तरह है, जो केवल शुद्ध सत्य के सिग्नल को पकड़ता है और बाकी सभी शोर को पूरी तरह फिल्टर कर देता है। तो वो व्यक्ति भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास भी प्राप्त कर सकता है। भविष्य का पूर्वाभास? ये थोड़ा रहस्यमय नहीं लग रहा? सुनने में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कार्य और कारण का विज्ञान है। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, हम भविष्य इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे डर और उम्मीदें वर्तमान को धुंधला कर देते हैं। तो क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा वर्तमान के कारणों को 100% स्पष्टता के साथ देख रही है, इसलिए वो उसके परिणाम का भी सटीक कैलकुलेशन कर लेती है। क्या बात है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है तो वो पूरी सृष्टि के साथ एक सुर में काम करने लगता है। एकदम सही। आज हमने जाना कि कैसे गायत्री चैतन्य मानव बुद्धि को एक धूल भरी खिड़की से निकालकर ऋतंभरा प्रज्ञा के एक स्वच्छ दर्पण में बदलने की वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। और ज्ञान की खोज और बुद्धि का ये परिष्कार ही सबसे उच्च कोटि की उपासना है। बिल्कुल।
आज की चर्चा ने सच में सोचने के कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक गहरे विचार के साथ हम इस चर्चा को विराम देंगे। जी। जरा कल्पना कीजिए, यदि मानव सभ्यता में हर व्यक्ति की बुद्धि इस ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर तक अपग्रेड हो जाए, जहां हर कोई केवल परम सत्य को ही फिल्टर कर सके, तो क्या उस दुनिया में व्यक्तिगत मतभेदों या विचारों की विविधता का कोई स्थान बचेगा? सोचने वाली बात है। या फिर शुद्ध सत्य का एक समान बोध हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा? इस विचार पर चिंतन अवश्य करें।